ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 ની અંદર બુઢી કાકી નામની એક વાર્તા છે અને એ વાર્તા વિશેની વાત મારે તમને આજે સમજાવવાની છે. બરાબર. હવે આ આપણો વિષય હિન્દી છે અને એટલા માટે થઈને હું તમને હિન્દીમાં એ વાર્તા સંભળાવીશ, જેથી કરી અને તમારે પરીક્ષામાં લખતી વખતે કોઈ મુશ્કેલી ન પડે અને લખી સરસ મજાની આખી વાર્તા છે. લેખક છે પ્રેમચંદજી અને એ પ્રેમચંદજીનો જન્મ છે સન 1880 ઈસવીસન અને નિધન સન 1930 અને એણે હિન્દીમાં આ એક વાર્તાની રચના કરેલી છે, જે આજે પણ આજના સમયમાં પણ આપણને આવું આપણા સમાજમાં થતું હોય એવું જોવા મળે છે. તો આ રીતે આ એક સરસ મજાની પ્રેમચંદજીની વાર્તા કહાની છે. બરાબર. હવે એને આપણે હિન્દીમાં જે લખેલું છે પાઠમાં એના વિશે હું વાત તમને સમજાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરું છું. ये कहानी है और यह कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई कहानी है. हमारे समाज में जो हमें दिखाई देता है वही चित्रण प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी के द्वारा हमारे सामने रखा है. वृद्धावस्था की दर्दनाक, जिसमें हमें दया उपजती है, ऐसी परिस्थिति का वर्णन इसी कहानी के माध्यम से हमें दिया गया है. जब व्यक्ति के पास बाल्यावस्था होती है उसे संभालने वाला कोई होता है. जब व्यक्ति के पास युवावस्था होती है तब वो अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी हर एक समस्या को पूर्ण करता है, उसे कम करने का प्रयत्न करता है. लेकिन वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जीवन की जिस अवस्था में व्यक्ति को अन्य पर निर्भय रहना पड़ता है, और यही निर्भय रहने की बात कितनी दयनीय बन जाती है ये हमारे इसी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया. कहानी शुरू होती है एक बुढ़ी काकी. पहले तो वो अपने पति और अपने पुत्र के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन समय और संजोगों को कुछ ऐसी बात मंजूर थी, भाग्य को, कि बुढ़ी काकी का पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है. उसका एक बेटा भी है, लेकिन बेटे की आयुष भी लंबी नहीं है और बेटे का भी मृत्यु हो जाता है. पहले के समय में बुढ़ी काकी जब युवान थी तब तो पति और पुत्र के सहारे अपना जीवन व्यतीत करती थी, अपने पास शक्ति भी थी. लेकिन पति की भी मृत्यु हो गई, उसके युवान बेटे की भी मृत्यु हो गई, इसलिए वृद्धावस्था में वो अकेली रह जाती है और वो अपना दर्द, अपना दुख किसी को कह नहीं सकती. जिसी समय पर उसे पति की और पुत्र की आवश्यकता थी वृद्धावस्था में, उसी अवस्था में उसका पति और पुत्र दोनों उसे छोड़कर परलोक चले गए. बुढ़ी काकी चिंतित हो जाती है, क्या किया जाए. शरीर भी उसका अब उसको साथ नहीं देता है, इसलिए वह काकी का एक भतीजा था और भतीजा के प्रति उसका अधिक अनुराग था, प्रेम था. उसे मन में ऐसा विश्वास था कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, फिर भी मेरा एक भतीजा है जिसका नाम था बुढ़ीराम, बुढ़ी काकी का भतीजा. उस पर उसे पूर्ण श्रद्धा थी, विश्वास था कि वृद्धावस्था में वो उसे संभालेगा. इसलिए बुढ़ी काकी ने जो अपने पास संपत्ति थी, जो कुछ था युवावस्था में कमाया हुआ, वो चीज अपने भतीजे के नाम कर दी, विश्वास के साथ कि भतीजा उसे वृद्धावस्था में काम आएगा.
उसकी सहायता करेगा। इसीलिए बूढ़ी काकी ने अपना सब कुछ जो अपनी संपत्ति में था वो अपने भतीजे के नाम कर दिया। भतीजे के पास संपत्ति तो आ गई बूढ़ी काकी की, लेकिन बूढ़ी काकी को वो अच्छी तरह से रखता नहीं है। संपत्ति मिल गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया। बूढ़ी चाची का बार बार अपमान भी होता है, लेकिन बूढ़ी काकी का कोई सहारा नहीं है, इसलिए उसे मजबूर होकर अपने भतीजे के साथ रहना पड़ता है। संपत्ति भी उन्होंने भतीजा के नाम बूढ़ी काकी ने कर दी थी, इसलिए और कोई रास्ता नहीं था, उसका ही एक सहारा बाकी रहा था। बूढ़ी काकी अब तो जब भतीजा ने अपने नाम अपनी सब संपत्ति कर दी, इसीलिए अब बूढ़ी काकी का बार बार अपमान वो करने लगता है। कई बार इस बूढ़ी काकी की आंख में आंसू भी आ जाता है। एक दिन ऐसी घटना बनती है कि बुद्धिराम का बेटा है, वो बड़ा हो गया है और उसका तिलक है। बुद्धिराम ने इस सुखराम का तिलक में अपने सगे और संबंधियों को आमंत्रित किया है। सब लोग बुद्धिराम की बेटे की शादी में, बेटे के तिलक में आते हैं। भोजन समारोह की व्यवस्था की जाती है और सुखराम का वो प्रसंग, वो बुद्धिराम, संपत्ति उसके पास है बूढ़ी काकी की, इसलिए उसी संपत्ति के सहारे वो अपना प्रसंग करता है। लेकिन जो बूढ़ी काकी है, सब लोग भोजन करते हैं, मिठाई पुड़िया सब वहां बनाई गई है, लेकिन बूढ़ी काकी को उस भोजन में वो आमंत्रित नहीं करता। सब अपने सगे संबंधियों भोजन करते हैं। बूढ़ी काकी दूर से अपनी आंखों से ये सब दृश्य को देखती है, लेकिन जब तक उसे कोई बुलाता नहीं तब तक वो इसी प्रसंग में कैसे जाए। भोजन समारोह खत्म होने की तैयारी पर है। कई सगे संबंधियों भोजन करते हैं। बूढ़ी काकी को लगता है चलो मैं भी भोजन के लिए जो रसोई बनाता है उसके पास जाओ। धीरे धीरे चलती हुई बूढ़ी काकी जहां पर रसोई बनती है उसके कढ़ाई के पास जाती है। भोजन की करने की उसे भी इच्छा है। वहां पर उसे बुद्धिराम, उसका भतीजा देख लेता है। वो अपनी काकी का अपमान करता है और खिसकता हुआ वो फिर वापस वही रूम में, वही कक्ष में उसे वो ले जाता है जहां पर वो पहले बैठी थी। अपमानित हुई बूढ़ी काकी उसे कुछ कहती भी नहीं है और वहां उसी रूम में बैठ जाती है। कई लोग भोजन करते हैं सगे और संबंधी, बूढ़ी काकी वही दृश्य अपने आंखों से देखती रहती है। और उसी में उसके घर में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम लाडली है। वो लाडली बुद्धिराम की बेटी है। लाडली अपने दादी माँ को खूब प्रेम की नजरों से वो देखती है और लाडली कभी कभी अपनी माता की नजर झुकाकर कई बार वो अपनी बूढ़ी काकी के पास पहुंच जाती है। उसे भोजन के रूप में कोई ना कोई वस्तु जो है वही अपने किसी ने उसे दी है, अपनी माता ने या किसी ने परिवार वालों ने, तो वो उसमें से छुपाकर कई चीजें इस बूढ़ी काकी को पहुंचाती थी। एक ही व्यक्ति परिवार में ऐसी थी, छोटी सी बेटी लाडली, जो बूढ़ी काकी की
मुसीबत को वो समझती थी, उसे वो अधिक प्रेम करती थी। इसलिए कई बार वो छोटी सी लड़की अपने बुढ़ी काकी के पास पहुंच जाती थी। जब इस लड़की की माता, जिसका नाम रूपा है, जो रूपा है वो बुद्धिराम की पत्नी है, रूपा कई बार उस लाडली को बुढ़ी चाची के साथ, काकी के साथ देखती है तो वो क्रोधित हो जाती है। रूपा उसे सजा भी देती है लाडली को। इसीलिए अब लाडली घर के परिवार वालों के सदस्यों की नजर झुकाकर कई बार बुढ़ी काकी के पास पहुंच जाती है और फिर वापस उसके पास से चली आती है। इस प्रकार कई बार होता रहता है। यहां भी सब ने भोजन कर लिया। लाडली अपनी बुढ़ी काकी के पास जाना चाहती है, फिर उसे उसकी माता रूपा की याद आती है। इसलिए वो डर के मारे चाची के पास, काकी के पास जाती नहीं है। धीरे धीरे सब मेहमान भोजन करने के बाद एक कक्ष में सोते हैं। रूपा भी, बुद्धिराम की पत्नी भी एक कक्ष है, वहां पर सोती है। लाडली वहां पर सोती नहीं है, उसे अपनी बुढ़ी माँ की याद बार बार आती है। इसलिए वो सबकी नजर को झुकाकर जहां पर ये बुढ़ी काकी रहती है वहां तक पहुंच जाती है। बुढ़ी काकी के लिए वो थोड़ी थोड़ी पुड़िया भी लाई है। वो अपनी बुढ़ी काकी को वो पुड़िया खिलाती है। बुढ़ी काकी प्रसन्न भी हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे वो भोजन की आवश्यकता है। इसलिए वो लाडली को कहती है, अभी मुझे भोजन चाहिए, खाने की इच्छा है। लाडली अब और पुड़िया ला नहीं सकती। बुढ़ी काकी जहां पर झूठे भोजन के बाद झूठे जो चीजें, मिठाई या अन्य पुड़िया पड़ी है, वहां पर लाडली को लेकर पहुंच जाती है। बुढ़ी काकी उसी झूठे पत्ते में से जो मिठाइयां है, पुड़िया है, वो ले लेती है और अपने पेट की भूख को वो मिटाती है। एक ऐसा करुण दृश्य है कि उसके पास संपत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने वो संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी। इसलिए वो लाचार हो गई है, उसी पर ही उसे आधार रखना पड़ता है। इसलिए बुढ़ी काकी के पास कोई चारा नहीं। इसलिए रात के अंधेरे में वो अपने लाडली छोटी सी पुत्री के साथ वहां पर पहुंच जाती है। वो इस झूठे पत्ते में से जो भोजन है वो भोजन खाती है और अपनी भूख को मिटाती है। रूपा अपने कक्ष में है। रूपा ने रात के समय देखा तो उन्होंने यह दृश्य देखा। लाडली वहां पर खड़ी है, बुढ़ी काकी भी वहां पर है और झूठे पत्ते में से वो भोजन चुन कर खाती है। रूपा के हृदय में यह दृश्य, करुणा भरा दृश्य देखकर आंसू आ जाते। उसे भी लगता है कि इसी प्रकार झूठे पत्ते में से जो वो भोजन ढूंढते हैं वो अच्छा नहीं है। उसका हृदय में बुढ़ी काकी के प्रति फिर सहानुभूति जागृत हो जाती है और सहानुभूति जागृत हो जाती है। इसलिए रात के समय वो बुढ़ी काकी के भोजन की व्यवस्था करती है। उसे लगता है कि इसी प्रकार किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना अच्छा नहीं है। यह दृश्य ने रूपा के हृदय को झकझोर दिया। रूपा भोजन की थाली लेकर जहां पर बुढ़ी काकी है उसके पास जाती है। वो रूपा ईश्वर को भी प्रार्थना करती है कि बुढ़ी काकी के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया है उसके लिए उसे क्षमा कर दो।
इसी प्रकार वो भगवान को भी प्रार्थना करते हैं। बूढ़ी काकी के पास वो जाती है, बूढ़ी काकी से भी वो क्षमा मांगती है। और बूढ़ी काकी हृदय वाली व्यक्ति है, सहृदय व्यक्ति है। बूढ़ी काकी का सदिच्छा है। बूढ़ी काकी रूपा को देखकर क्रोधित नहीं होती। बूढ़ी काकी में एक सद्गुण है, क्षमा। वो हंसते हुए अपने भतीजा बुद्धिराम की पत्नी रूपा को क्षमा करती है। वो कहती है मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं तुम्हें क्षमा भी कर देती हूँ। इसी प्रकार सहन शक्ति वाला पात्र वो बुढ़ी काकी का पात्र है। वृद्धावस्था में अपनी सब संपत्ति उन्होंने बुद्धिराम को दे दी थी, फिर भी जब बुद्धिराम ने उसका सम्मान नहीं किया, फिर भी वो रूपा को श्राप नहीं देती, रूपा को गालियां भी नहीं देती। रूपा ने उसके साथ जो व्यवहार किया वही व्यवहार को वो क्षमा कर देती है। हंसते हुए वो क्षमा करती है। और इसी प्रकार बूढ़ी काकी का अपने परिवार के प्रति जो अनुराग है, अपने परिवार और अपने भतीजे के और रूपा के प्रति जो अपना प्रेम है, वही इसी कविता के अंत में व्यक्त किया गया है। तो ये कविता का सारांश है और ये कविता में कहानी का सारांश है। और ये बात हम इसी कहानी के माध्यम से एक वृद्धावस्था की दयनीय स्थिति का चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। इसीलिए असहाय और दयनीय व्यक्तियों के व्यथा का चित्रण इसी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमारे सामने रखते हैं। ये बात ये कविता का कहानी का सारांश है। फिर इसमें से जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा, पाठ के बारे में चर्चा जब हम दोबारा एकत्रित होंगे तब करेंगे। यहाँ पर इसी सारांश को मैंने आपको बताया, वही पाठ में दिया गया है। ये सारी बातें पाठ में दी गई है, कहानी में दी गई है। ये मुद्दा वो कहानी का मुद्दा है और ये इसके पात्र है। इतनी बातें आपको याद रखनी है जिसको परीक्षा में आपको उपयोगी होगी। अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तब पाठ के बारे में पढ़कर आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर इस बात को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।